आपके माध्यम से संदेशा देना चाहता हूं। तू बत्ती भूल कर या लाइट बुझा दे, तेरी बत्ती तो हम्मा खाली बुझाएगा। बिल्कुल सबक सिखाएगा, जरूर सीखेंगे। और ज्यादा होशियारियां मत करो। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने है। तुम क्या है, तुम्हारी तारीख ज्योग्राफिया मेरे सामने है। अगर मैं इम्तियाज जलील को नहीं बख्शता तो तू उसका चेहरा चपाटा मेरे से क्या कसीगा। इम्तियाज जलील का मेरा कोई खानदानी झगड़ा नहीं है, कोई बेटा बेटी का झगड़ा नहीं है। बात है क़ियादत की। मुंह पे एक बात, पीछे एक बात। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अभी एक सदगुरु महाराज ने मेरे आका के शान में, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। यकीनन मुसलमानों के लिए बड़े दुख की बात है, और उसके लिए इम्तियाज जलील साहब ने काफिला निकाला था। चलो ठीक है, मगर मैं आपको हकीकत भी बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस पाखंडी महाराज के बाजू जाकर बैठकर कहा था कि इस पाखंडी महाराज का बाल भी फीका नहीं उन होगा, जिसने हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की। तो मैं ठहर जाऊंगा रुकिए। तो उसकी हिफाजत करने को एकनाथ शिंदे पहुंचा, और अपने शहर में कैमरे हैं पश्चिम में। संजय सिरसाट, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी का प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है। उसने भी वैसे ही बयान दिया, मेरा ईमान है, मैं कमजोर मुसलमान हूं, मैं गुनाहगार मुसलमान हूं। पूरी दुनिया का कमजोर से कमजोर मुसलमान भी जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है और जो उसकी हिमायत करता है, उसके चेहरे पे भी थूकना पसंद नहीं करता, उसके चेहरे से देखना पसंद नहीं करता, उससे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। यही इम्तियाज जलील संजय सिरसाट के पास गया, उसको मिठाई खिलाते हुए फोटुआ सामने, उससे गले मिल गया, उसके बाजू खुश होकर बैठ गया। ये स्टेटमेंट देने की बात कर रहा हूं, जब नबी के खिलाफ स्टेटमेंट आया। आप देखिए वीडियो पे, और जवाब ये दिया जा रहा है कि संजय सिरसाट को सिडको का चेयरमैन बनाया, तो इनको बहुत जरूरत थी जाके मुबारकबाद देने की। इम्तियाज जलील सुन गए, ये देश का मुख्यमंत्री हो के प्रधानमंत्री हो, जब नबी की इज्जत की बात आएगी हम उसको जूते की नोक पे रखेंगे। ये हमको अभी और सुनाता हूं तुमको मैं। 25 से, जैसा सोहेब ने बताया, मायदा तमाम चीजें मैंने तय किया था। 25 से युति स्वस्थ हो गई कि महाराष्ट्र में 15 से 20 एमएलए चुनकर आ सकते थे, और फिर हम में से कोई बड़ा नेता बनता था। इम्तियाज जलील चाहता था कि कोई बड़ा नेता उससे ना बने। अगर तू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो कौन सा आमदार चुन के आया तूने? अगर मैं हारा हुआ आमदार था तो मैंने 11 कारपोरेटर चुन के आया। और 2019 की एक और बात सुन लीजिए। 2019 में समाजवादी पार्टी ने यहां पे उम्मीदवार दिया करीम कुरैशी को। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी
और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आपसी गठजोड़ था। गोवंडी में अबू आसिम को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पाठिंबा दिया। पाइकरगा में वारिस पठान, उसको समाजवादी ने पाठिंबा दिया। भिवंडी की 2 सीटें थी, रईस समाजवादी का उम्मीदवार था, उसको एमआईएम ने पाठिंबा दिया। खालिद गुड्डू एमआईएम का उम्मीदवार था, उसको समाजवादी ने पाठिंबा दिया। जब ये वाकयात हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के अपने एक स्पोक्स पर्सन है आसिफ बिकार साहब, उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब आपके हलके में समाजवादी का उम्मीदवार आ रहा है, मैं अबू आसिम से बात करके रोक सकता हूं, मगर मैं उस शर्त पे रोकूंगा कि अपने कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब मुझसे कहेंगे तो मुझे सियासी तौर पर कुछ वजन मिलेगा, मुझे कुछ ताकत मिलेगी। मैंने किसी 1 मिनट जाया किए बगैर असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन किया और कहा कि आसिफ बिकार साहब ऐसा कह रहे हैं। असद भाई ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब समाजवादी का अपना गठबंधन चल रहा है, इम्तियाज जलील साहब जो उस वक्त खासदार थे वो बंबई में बैठे हैं, यकीनन आपके मशरक़ी हल्के असेंबली में समाजवादी का कैंडिडेट नहीं आएगा। इम्तियाज जलील साहब ने बंबई में बैठ के जो गेम बजाए, बराबर समाजवादी का कैंडिडेट आया, 5555 वोट किया। फिर मुझे बाद में इम्तियाज जलील ने कहा, उन्होंने पैसे दिया। मैंने कहा इम्तियाज जलील, अल्लाह ने ताकत दी है कि पैसे में तेरे को भी गाल सकता था, उसको भी गाल सकता था, पैसे तो मैं भी देता था। तो 2019 में पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की और एमआईएम की युति होती, औरंगाबाद बशीर में नहीं होती, क्योंकि गफ्फार कादरी मुंह पे बोलने वाला आदमी है, इनके जूते उठाने वाला नहीं है, इनके बाप का नौकर नहीं है। मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका खातिब हूं, मैं आपकी बात करूंगा। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने कहा था इम्तियाज जलील साहब और तमाम कारपोरेटर से कहा था मैंने कि खियादत इसलिए नहीं होती कि खुद का घर भरा जाए, खियादत इसलिए नहीं होती कि अपने बेटे को ही कॉन्ट्रैक्टर बनाया जाए, खियादत इसलिए नहीं होती कि अपने बाप को ही काम दिया जाए। इम्तियाज जलील, तेरे पास कौन कॉन्ट्रैक्टर है? सियासत में जब तरक्याती काम होता है, फर्स्ट को 10 कोटी का बजट आया, उसमें आमतौर पर पार्टी वाले क्या करते, जो बच्चों ने भाग दौड़ कर मेहनत करके इलेक्शन में भाग दौड़ की, उनको काम देते और वो काम देने में 25 लाख का काम दिए तो बेचारे को 20% 10% पैसे देते, तो 2 पैसे का फायदा होता, उसका हल चलता। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने चुनाव में भाग दौड़ की, कई नौजवान हैं, कई माए बहने हैं। तो मैंने बोला क्योंकि एक ही दिखता का बाबा बिल्डर ही देता 20%, ये बच्चे भी तुमको देंगे ना 10%, 15%, 5%। ऐसी बात बोलने की ताकत मेरे पास भी है। मैंने कारपोरेटर से भी कहा था और मजाहिर कहा था कि देखो भाई, मैंने कारपोरेटरों से पूछा किसने कितने पैसे कमाए, तो सबने बोले साहब हमने 1 पैसा भी नहीं कमाया। फिर हमने वार्ड पे पैसे खर्च के चुन के आए। तो मैंने कहा भाई ये पुराने जितने कारपोरेटर है ना, ये बेचारों ने बहुत पैसे खर्चे, बहुत दुख उठाए, इसलिए आइंदा इनको बोझ ना पड़ते हुए नए बच्चों को टिकट दिया जाए। मकसद ये था कि ये कारपोरेटर इसलिए बनना चाहते
ये आमदार इसलिए बनना चाहते और ये एमपी इसलिए बनना चाहते कि खुद का घर भर सके। बातें बहुत सी है, मगर मैं आपके साथ मेरा एक दुख, मेरी एक तकलीफ आप सामने कहने आया। 2014 से 2024 तक मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अपना वक्त दिया, पैसा दिया, तमाम वसाइल दिए, मगर एक बात है, बेबाक बात करता है और करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं 21 तारीख को गया था हैदराबाद में साहब से पूछने के वास्ते, तो मोहम्मद असद साहब ने मुझे 2 मिनट का टाइम नहीं दिया, मुझसे बात भी नहीं की। मैं उनकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा, मैंने बोला साहब मुझे औरंगाबाद मशरक़ी हल्के के बारे में कुछ बात करना है। मुझसे कहने लगे शाम में मुशायरे में आओ। फिर मैंने कहा भाई मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने व्हाट्सएप मैसेज दिया उनको, उनका जवाब आया, आपने ये कैसा तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के से आप उम्मीदवार बने। सच तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के जब इंतखाबात 2024 के हो रहे थे, इब्तिसाम भाई गवाह है, इम्तियाज जलील गवाह है, मैं था, मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी बहुत खिदमत है, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, मैं आपको टिकट भी दूंगा, चुना के भी रहूंगा और यहाँ की सीट गिफ्ट में दूंगा। मगर मुझे ऐसा मालूम होता है कि इम्तियाज जलील साहब ने उनके कान में इतना जहर भर दिया कि वो आज बात करने को तैयार है। फिर उसके बाद मैं वापिस आने के बाद 23 तारीख को खत लिखा। वो खत मैंने साथियों को बताया। 23 तारीख से 8 तारीख तक असद साहब का कोई जवाब नहीं आया। 8 तारीख को मैंने मेरे साथियों के साथ मीटिंग की। मैंने बोला आगे की बातचीत तय करना चाहिए। मैं ये बात आपको बता दूं कि मैं 66 साल का, 10 साल से एमएलए के लिए कोशिश कर रहा। अल्लाह, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। हो सकता है ये असेंबली इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो। यही बात मैंने असद साहब को खत में लिखकर भेजी। तो मैंने साथियों से मशवरा किया। साथियों ने कहा डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे, आप कोई भी पार्टी का टिकट ले। मैंने उसी वक्त उनसे कहा था कि भाजपा का टिकट नहीं होना, शिंदे का टिकट नहीं होना, अजीत दादा का टिकट नहीं होना, दूसरी पार्टियों को टिकट की कोशिश चल रही है। मैं आपको आज वाज़ेह तौर पर नहीं कह सकता कि मेरी निशानी क्या हो। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, 8 तारीख की मीटिंग के बाद कुछ उम्मीदवार मेरे पास आए, वो हैदराबाद भी गए थे, मगर मुझे दिखता है असद साहब ने उनकी बात को नहीं सुना। तो आज मैं आपके बीच ये कहने के लिए आया हूं कि अजीज़ान गिरामी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे मासूम बच्चों, मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, इज्जतदार, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि आपके इस भाई को, इस बेटे को मदद कीजिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमारी खिदमत को नजरअंदाज करते हुए टिकट देना नहीं चाहती। मैंने अपने भाषण में भी कहा था और खत में भी लिखा कि इम्तियाज जलील 17 फोन कॉल उठाता नहीं, कभी किसकी फोन पे बात नहीं करता। और मैंने ये भी कहा था फडणवीस का फोन उठाता है। मैंने ये भी कहा था और कह रहा हूं कि मैं आपके बीच में रहता हूं। यकीनन कपड़े ठीक ठाक पहनता हूं, वैसे फैशनेबल कपड़े नहीं पहनता हूं, मैंने गॉगल कभी पहना नहीं, और मैं बालकनी पे से हाथ नहीं बताता। मैं तुम्हारे बाजू बैठना पसंद करूंगा। मैंने हमेशा कहा कि कुर्सी पर से उठकर मुझे हाथ मत मिलाओ,
मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा खादिम हूं, इसी अंदाज में काम करूंगा। हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है महाविकास पार्टी का हमको टिकट मिल जाए, मगर एक बात तय है कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं आपसे मदद की भीख मांगने आया हूं। मैं 10 साल की आपका जो मेरा वास्ता है उसका मैं एक बदला लेने आया हूं। आपसे मैं ये मांगने आया हूं कि मैं अगर महाविकास पार्टी या किसी और पार्टी का टिकट भी आता हूं, आप मेरे बाजू खड़ो, आप मेरा साथ दो, मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं आपका फोन कॉल रिसीव करूंगा। मुझे मेरे बेटे को लंदन भेजना नहीं है, मुझे फिलहाल जगह जैसा भाई नहीं है जिसको नौकरी लगाना है, मुझे फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, और सियासत के माध्यम से पैसा कमाना भी नहीं। मुझे सीटा बांट के पैसे जमाने का नहीं है। पार्लियामेंट में 5 जगह उम्मीदवार देकर कितने पैसे कमाए वो भी हिसाब पूछिए। बहुत सारी बातें, कहां कितने पैसे खाए, शिवसेना से कितने पैसे खाए, भाजपा से कितने खाए, सब मेरे पास मौजूद है। दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा और बताऊंगा मैं कि इम्तियाज जलील तुम कौन को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। असदुद्दीन अवैसी के नाम पर अपनी दुकान और घर नहीं भर सकते। हमारी यह कौम थोड़ा तालीम में कम ज्यादा हो सकती है, पैसों में कम ज्यादा हो सकती है, मगर तुम इनकी खुददारी को नहीं बेच सकते, इनके जज्बात को राखकर सौदे नहीं कर सकते। मेरा आज भी ख्याल है कि अतुल सावे की मदद करना चाहते। मेरा ख्याल है, इसलिए ख्याल है कि 2019 में ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इंतखाबात के टाइम पर मशरकी हल्के की बॉडी को डिसॉल्व किया था। विरोध पार्टी से जिसकी पहचान तो पूछ लेना कि अतुल सावे 2019 में बहुत परेशान था मेरे नाम से और मेरे काम से, उसको मदद करने के वास्ते बॉडी डिसॉल्व किया था। और आज भी अतुल सावे की नींद आपकी मदद के वजह से उड़ी भी है, और कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब भारतीय जनता पार्टी फडणवीस के जो नुमाइंदे हैं अतुल सावे की मदद करना चाह रहे हैं। बहरहाल ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं है, ना इंतखाबात की बात होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी का टिकट लाऊं, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। आप दुआ कीजिए, हम मिलजुल कर इस शहर की क़ियादत में निखार पैदा करें।